हेलो एवरीवन, वेलकम ना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इस वीडियो के अंदर देखें क्लास 10th की जो कि चैप्टर 11 है हमारा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे हर बार एग्जाम में 2-3 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र क्या होता है उसे देखते हैं। मानव नेत्र अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां हैं। आंखें हमें हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने के योग्य बनाती हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि आंखों के द्वारा हम अपने चारों तरफ के रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर, ये नेत्रगोलक में स्थित होते हैं। ये किस में स्थित होते हैं? नेत्रगोलक के अंदर स्थित होते हैं। अगला है नेत्रगोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो हमारा नेत्रगोलक होता है उसका व्यास होता है हमारा 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे है मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। तो मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य क्या क्या होते हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा श्वेत मंडल या कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होती है हमारी? यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया क्या होती है हमारी? नेत्र अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली के टाइप की होती है जो कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें को अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर लेंस। लेंस क्या होता है? यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। क्या करता है? ये उत्तल लेंस है और जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसरित करता है। यह एक रेशेदार जेलीव्रत पदार्थ बना होता है। यह जेली के टाइप का पदार्थ बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजित करता है। तो लेंस का क्या कार्य होता है? दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा परितारिका। तो परितारिका क्या होती है हमारी? कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो परितारिका क्या होती है हमारी? कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायग्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारी पुतली। तो पुतली क्या होती है? पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो पुतली का कार्य होता है हमारी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, हमारे ये पुतली का कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होती है हमारी? रेटिना होता है यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है। यह कैसी होती है? कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जिसमें प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या के अंदर पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्या होना? प्रदीप्त होने पर यह सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि रेटिना का कार्य क्या होता है? प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ये सिग्नल हमारे मस्तिष्क को सिग्नल पहुंचाते हैं और उसके बाद में क्या होता है? और वस्तुओं को हम देख पाते हैं। एंड आगे इसके अंदर हमारा दूरबिंदु जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूरबिंदु क्या होता है? वह दूरस्थ बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। यानी कि वह दूर से दूर की वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं, उसे नेत्र का दूरबिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य नेत्र के लिए यह बिंदु अनंत दूरी पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए हम अनंत दूरी तक देख सकते हैं। अतः एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर की अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकते हैं। आगे इसमें निकट बिंदु, ये भी अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। निकट बिंदु क्या है? किसी वस्तु को आराम से स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। इसे निकटदर्शी दोष कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम कम से कम 25 सेंटीमीटर की रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकें, उसे हम बिंदु का निकट बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट हमारा निकट बिंदु की आंख से दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। तो निकट बिंदु की वस्तु से दूरी कितनी होती है? आंख से हमारी से 25 सेंटीमीटर होती है। आगे इसके अंदर हमारा समंजन क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है। समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर
मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद होता है हमारा नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया तथा धुंधला होने की स्थिति मोतियाबिंद कहलाती है। ये हमारी आंख के अंदर क्या होता है? क्रिस्टल लेंस के दूधिया या धुंधला हो जाता है होने की स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए इंट्रा ऑक्यूलर लेंस प्रयुक्त किया जाता है। इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का प्रयुक्त किया जाता है। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो दृष्टि दोष हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, सेकंड है दीर्घ दृष्टि दोष और तीसरा नंबर पर आता है हमारा जरा दृष्टि दोष, जो कि एग्जाम से अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष युक्त किसी व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि हम निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख सकते, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। अब देखें दोष उत्पन्न होने के कारण। हमारा दूरदर्शी निकट दृष्टि दोष किसके कारण उत्पन्न होता है? अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है, उसके कारण होता है। नेक्स्ट है नेत्रगोलक का लंबा होना, हमारा नेत्रगोलक लंबा हो जाता है, उसके कारण होता है। एंड इसका उपाय देखते हैं। उपाय क्या है? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है हमारा? दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसके अंदर होता है कि दूर दृष्टि दोष के अंदर ऐसा होता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे हम दूरदर्शी दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और ये दोष हमारा उत्पन्न कैसे होता है? उत्पन्न होने के क्या कारण है? हमारे अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है और सेकंड है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है। और उसको दूर करने के उपाय क्या है? इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है हमारा? इस दोष से ग्रसित व्यक्तियों को ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसमें ना तो व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है ना दूर की, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका उपाय क्या है? इसके उपाय के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है हमारी प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। तो प्रिज्म की डेफिनेशन होती है हमारी किसी कोण पर झुके दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगित एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? दो समतल अपवर्तक फलकों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। एंड आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, यानी कि प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार फलकों एवं 2 त्रिभुजाकार फलकों से घिरकर बना होता है। ये कितनों से घिरकर बना होता है? 3 आयताकार फलकों एवं 2 त्रिभुजाकार फलकों से घिरकर बना होता है। प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार फलक ऊर्ध्वाधर तथा त्रिभुज फलक क्षैतिज हों। उसके आयताकार फलक कैसे हों? ऊर्ध्वाधर हों और त्रिभुजाकार फलक कैसे हों? हमारे क्षैतिज हों। प्रिज्म के आयताकार फलकों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के आयताकार फलकों से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। इसे प्रकाश का अपवर्तक फलक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तक फलक कहते हैं। एंड आगे देखते हैं प्रिज्म के 2 अपवर्तक फलक जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। यानी कि प्रिज्म के 2 अपवर्तक फलक जिस कोर पर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। और इन फलकों के मध्य जो कोण बनता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। इन फलकों के मध्य में जो कोण बनेगा हमारा, जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण को ही अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। प्रिज्म कोण को क्या कहते हैं? हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। आगे हमारा अपवर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद भी कहते हैं। कहने का मतलब यह परावर्तक फलकों के अभिलंबवत किसी समतल द्वारा काटे गए हुए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या होता है? ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं।
आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो एंगल बनेगा हमारा, उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, और इसे स्मॉल सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। इसके अंदर है सबसे पहले हेडिंग हमारी बड़ विक्षेपण। तो बड़ विक्षेपण क्या होता है? श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तब प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंगों से विभाजित हो जाती है। यह घटना बड़ विक्षेपण कहलाती है। उसका मतलब है श्वेत प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक पर आपतित होती है तब प्रिज्म द्वारा वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित होती है, यानी वो अनेक रंगों में विभाजित हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हेडिंग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बड़ विक्षेपण। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का बड़ विक्षेपण कैसे होता है? जब प्रिज्म में से कोई श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, जब प्रिज्म के अंदर से कोई प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। जब प्रिज्म में कोई श्वेत किरण गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर अनेक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो अनेक प्रकार के रंगों का समूह बनता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड आगे इसके अंदर इसका एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है, जिसके एक सिरे पर क्या होता है? लाल रंग होता है और दूसरे सिरे पर बैंगनी रंग होता है। सामान्यतः हमारी आंख को 7 रंगों का समूह दिखाई देता है। प्रिज्म के आधार की और ये रंग बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल रंग के क्रम में विभाजित रंगों को इस प्रकार से अंग्रेजी में शब्द किया जाता है BIVGYOR से याद किया जा सकता है। यानी कि हमारे जो रंग का बड़ विक्षेपण होता है वो हमारी आंख केवल 7 रंगों को देख सकती है। वैसे उनका बड़ विक्षेपण अनेक रंगों में होता है, लेकिन हमारी आंखें उन्हें केवल 7 रंगों को देख सकती हैं। और 7 रंगों का क्रम क्या है हमारा? उसे हम इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, BIVGYOR के द्वारा याद कर सकते हैं हम। एंड नेक्स्ट है इसके अंदर लाल रंग की प्रकाश किरण में विचलन सबसे कम होता है। तो लाल रंग की जो प्रकाश किरण होते हैं उनका विचलन सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है तथा अन्य रंगों की किरणों में विचलन रंग बैंगनी के बीच में का होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के बड़े विक्षेपण का कारण। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के बड़े विक्षेपण क्या क्या कारण है उन्हें देखते हैं हम। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। इसी कारण से श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर बड़े विक्षेपण हो जाता है। आयताकार गुटके में श्वेत रंग के प्रकाश का बड़े विक्षेपण नहीं होता। आयताकार गुटके के अंदर श्वेत प्रकाश का बड़े विक्षेपण नहीं होता। गुटके में आपतित किरण तथा निर्गत किरण परस्पर समानांतर होती हैं। एंड आगे देखते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनता है हमारा? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यानी क्या है? इंद्रधनुष क्या है? वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है हमारा। इसके क्या रीजन से बनने को उसे देखते हैं। इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जब जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के बड़ विक्षेपण के कारण प्राप्त होता है तथा यह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटी छोटी बूंदें बहुत छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करती हैं। इन बूंदों द्वारा प्रकाश आपतित तथा विक्षेपित हो जाती हैं। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा बूंदें से बाहर निकलते समय प्रकाश पुनः आपतित हो जाती है तथा प्रकाश के बड़ विक्षेपण एवं आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न बड़ प्रतिष्ठों के नेत्रों तक पहुंच जाते हैं। तो इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के बाद में जो छोटे छोटे सूक्ष्म बूंदें रह जाती हैं उनके परावर्तन होने के पश्चात में वह अनेक रंगों में विभाजित हो जाती हैं। उसके बाद में हमें आसमान के अंदर इंद्रधनुष बनाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। एंड दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा दोस्तों का शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के अंदर।